हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 21st ऑफ सितंबर टू 26th ऑफ सितंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को इस पर्टिकुलर सीरीज या इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी वीडियो को अंत तक देखें। और साथ ही साथ अगर आपको ये पूरा एफर्ट या पूरा प्रयास अच्छा लगता है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी कि प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस। तो फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। रिसेंटली लॉन्च की गई विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली से। पीएम विश्वकर्मा स्कीम की हम लोग जब बात करते हैं तो कब लॉन्च की गई है, तो ध्यान रखना है एज इट इज मैंने आपको बताया था 17 सितंबर 2023। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एक साल के अपकमिंग एग्जाम के लिए या फिर उसके बाद के भी एग्जाम्स के लिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई योजना बनी है जो कि आर्टिस्ट, स्पेसिफिकली आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन के लिए बनाई गई है। क्राफ्ट्समैन को प्रमोट करने के लिए या उनकी कलाकारी को प्रमोट करने के लिए ऐसी कोई योजना पहली बार बनी है। इस वजह से ये अपने आप में बहुत ही बड़ी योजना है, इस वजह से इसको ध्यान रखना है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए योजना बनाई गई है और इसमें लगभग कितने हजार करोड़ का फंड एलोकेशन किया गया है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 13,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है इस योजना को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए या इसकी सफलता के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है यशो भूमि। यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर का मतलब क्या है, इन पर्टिकुलर सेंटर्स में मीटिंग्स बहुत ही जबरदस्त लेवल पर हो सकती हैं, बहुत ही आसानी से हो सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जीबिशंस हॉल बनाए गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस बनाई गई हैं, कॉन्फ्रेंसेस रूम बनाए गए हैं, इंसेंटिव्स बनाए गए हैं और साथ ही साथ मीटिंग हॉल मैंने आपको बता दिया। तो ये कन्वेंशन सेंटर में मेजर बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं, ये सारी कहाँ होती हैं, कन्वेंशन सेंटर में। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यशोभूमि कहाँ स्थित है, द्वारका दिल्ली में ये स्थित है। एज इट इज आप बताएंगे इसको, इसके बारे में मैंने बताया था। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइस का फुल फॉर्म मीटिंग इंसेंटिव्स और सी से कॉन्फ्रेंसेस और इसे एग्जीबिशन। मैंने बताया था वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट मीटिंग हॉल या आप कहें कॉन्फ्रेंस हॉल है या कन्वेंशन सेंटर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 108 फीट का आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू। कहाँ पर, ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है ओमकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। और यहाँ पर ही यहीं पर 108 फीट का आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू स्थापित किया गया है। इसे क्या बोला जाएगा, तो इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस बोला जाएगा। वननेस बोला जाएगा, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने फीट का है ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ वननेस ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको आप आसानी से याद रख पाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें जो एक म्यूजियम भी बनाया गया है, इसके सराउंडिंग एक म्यूजियम भी बनाया गया है। म्यूजियम को क्या नाम दिया गया है, अद्वैत लोक नाम दिया गया है। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, इंडिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एज इट इज एशिया कप की विनर टीम कौन सी रही है, हमारा प्यारा भारत। इसके अलावा कौन दो कंट्रीज ने इसे होस्ट किया था, एशिया कप को होस्ट किया था, तो पाकिस्तान और श्रीलंका। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। कई सारे इवेंट हैं इसमें, जिसमें जैसे कि कई सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि बात करते हैं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया, तो मोहम्मद सिराज साहब को दिया गया। और जबकि मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड कुलदीप यादव को दिया गया।
नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में और साथ ही साथ राज्यसभा में, तो दोनों से ये पास हो चुका है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 33% वुमेन रिजर्वेशन की बात करता है। वुमेन रिजर्वेशन की कहाँ बात करता है, तो ये बात करता है लोकसभा में और साथ ही साथ विधानसभा में। तो विधानसभा और लोकसभा में 33% का वुमेन रिजर्वेशन सीट की बात करें तो 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। तो आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसी पर एक विधेयक सभा में जो कि अब एक्ट बन गया है, उस एक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है 128th अमेंडमेंट एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एमपीपीएससी का भी एक हॉट टॉपिक हो सकता है इससे रिलेटेड कोई एक प्रश्न देखने को मिल जाए स्पेसिफिकली पॉलिटी वाले सेक्शन से। क्या है वो है 128th अमेंडमेंट, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक है शांति निकेतन 41 नंबर की और होयशाला टेम्पल 42 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इन दोनों जगहों को शामिल किया गया। शांति निकेतन आप सभी को पता है ये एक गुरुकुल है जिसको बनाया किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था। कब बनाया था, तो 1863 में इसकी स्थापना की गई थी स्पेसिफिकली। इसके अलावा अगर बात करें तो टैगोर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि ये जन गण मन जो आप सुनते हैं उनके रचयिता हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो नेशनल सॉन्ग है अमर सोनो बांग्ला, उसके भी ये रचयिता है। इसके अलावा होयशाला टेम्पल की अगर हम लोग बात करें तो होयशाला टेम्पल कहाँ मौजूद है, तो ये कर्नाटका में मौजूद है, आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। और इन यहाँ के 3 मंदिर हैं, होयशाला टेम्पल में 3 मंदिर हैं, आप तीनों मंदिर का नाम ध्यान रखेंगे। एक मैंने आपको बताया था चिन्ना केशव मंदिर, हलेबिदु टेम्पल और सोमनाथपुर के केशव मंदिर को जिन्हें समराइज रूप से क्या कहा जाता है, जिन्हें इकट्ठा क्या कहा जाता है, इकट्ठा कहा जाता है होयशाला टेम्पल। और ये पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी इंफॉर्मेशन को के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको सारी चीजें एज इट इज पता चल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के नए न्यूज के बारे में। आज की जो नई न्यूज है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि इंडिया के रैंक है 52nd इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। बहुत सिंपल सा इंडेक्स है ये, मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ पाएंगे। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है नेटवर्क स्टेबिलिटी की। मतलब किन किन चीजों को ध्यान में रखकर ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अगर हम लोग इस इंडेक्स की थोड़ा सा बात करें तो ये इंडेक्स पर्टिकुलरली नेटवर्क स्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी, आप ऐसा कह सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, प्राइसिंग। तो इन सभी क्वालिटी, डिजिटल क्वालिटी, नेटवर्क क्वालिटी, स्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्राइसिंग पर रिलेटेड को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक रही है 52nd एज इट इज। आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली इंडिया की रैंक है, ग्लोबली बात करें तो 52nd रैंक है। और अगर एशिया में बात करें, सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में बात करें तो 13th रैंक है। तो ये दोनों बातें आप एज इट इज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 121 देशों में ये सर्वे किया गया, जिसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिक्योरिटी, गवर्नमेंट, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर इंडेक्स तैयार किया जाता है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है। और एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज की। बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज की बात करते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में। तो फर्स्ट रैंक रही है डेनमार्क, सेकंड है साउथ कोरिया और थर्ड है आपकी फिनलैंड। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे पीपीटी में आपको सिर्फ ध्यान रखना है 52nd रैंक है ग्लोबली डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में, और 13th रैंक है एशिया में, 13th रैंक है एशिया में, और सबसे फर्स्ट रैंक वो है डेनमार्क की। ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, यही सारी बातें आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं सेकंड इंडेक्स की। तो इंडिया की रैंक रही है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स
रिसेंटली जारी किया गया और इसमें इंडिया की रैंक रही है फर्स्ट, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक फर्स्ट है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन। क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए किस तरह से, किस लेवल पर अडॉप्ट किया गया, किस तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला इस पर बेसिस एक सर्वे किया गया जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है फर्स्ट, एज इट इज। आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, किसने सर्वे किया है, तो चैनल चैनल चेन एनालिसिस आप ऐसा कह सकते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स जारी किया किसने किया है, क्रिप्टो एनालिसिस फर्म चैनालिसिस ने ये पर्टिकुलर इंडेक्स जारी किया है, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, फर्स्ट रही है, एज इट इज। आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। 154 देशों में ये पर्टिकुलर इंडेक्स, 154 देशों के साथ ये शामिल कराया गया, जिसमें इंडिया की रैंक फर्स्ट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो इंडिया के बाद नाइजीरिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन जैसे देश है। टॉप 5 स्टेट्स के नाम आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से एक पर्टिकुलर चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या याद रखने जैसा है, तो सबसे जरूरी है किसने जारी किया, तो चैनालिसिस ने जारी किया। और इंडिया की रैंक क्या रही है, तो आपसे पूछ लिया जाए क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया की रैंक क्या रही है, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट रैंक, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सारी बातें यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले सभी लोग, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो या तो मैं जब बोलता हूँ तब आप बना ले, या फिर आप पीडीएफ देखकर आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज, प्रधानमंत्री ने रिसेंटली डेजिग्नेट किया है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को। डेजिग्नेट मतलब नया नामकरण दिया है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को, जिसका नाम क्या है, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, एज इट इज। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे हिंदी में पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे भारत का, एक सेकेंड, भारत का संसद भवन, भारत का संसद भवन। मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात जानेंगे। जो नई बिल्डिंग बनाई गई है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो नई बिल्डिंग, जो नया पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, तो भारत का संसद भवन। जबकि पुराने वाले का नाम क्या है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे पूछा था और मैं अब इसका जवाब दे रहा हूं। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, संविधान सदन। संविधान सदन, ठीक है, संविधान सदन, एज इट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, भारत का संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सदन, भवन नहीं है, नाम है सदन, तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे सदन, ठीक है। चल, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि इस सदन को लॉन्च कब किया गया, तो इसका इनॉग्रेशन कब किया गया। तो इसके इनॉग्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। 28 मई 2023 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। जबकि इस बिल्डिंग में ऑफिशियल एंट्री कब हुई, या ऑफिशियल रूप से कार्यभार कब संभाला, या ऑफिशियल रूप से कामकाज कब से शुरू हुआ, तो कामकाज शुरू हुआ है 19 सितंबर 2023। तो ये दोनों डेट आप ध्यान रखेंगे, 19 सितंबर 2023, 19 सितंबर 2023, ठीक है। जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था तब ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा इसको डिजाइन किसने किया है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखना है। न्यू पार्लियामेंट को जो डिजाइन किया गया है, जिसका नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नए पार्लियामेंट को डिजाइन किसने किया है, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, बिमल पटेल साहब। बिमल पटेल साहब, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न किसी न किसी स्टेट पीसीएस में देखने को मिल सकता है। एमपीपीसीएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी या यूपीएससी का भी ये प्रश्न हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से किसी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको डिजाइन किसने किया है, तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे बिमल पटेल साहब। ठीक है, बिमल पटेल साहब ने और किस बिल्डिंग को डिजाइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो कॉरिडोर है ना, कॉरिडोर है, अगर आपने विजिट किया हो तो उस कॉरिडोर को भी डिजाइन किसने किया है, बिमल पटेल साहब ने किया है, ठीक है। साथ ही साथ साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, साबरमती साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को भी इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। तो एज इट इज ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। यही सारी बातें यहाँ पर भी दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो स्पेशली फीचर्स की अगर हम लोग जब बात कर रहे थे, तो दो चीजें जो कि मुझे ध्यान आती हैं वो आप ध्यान रखेंगे। जो लोकसभा में जो लोकसभा में थीम है ना, तो आप ध्यान रखेंगे मोर थीम पर बनाया गया है, मोर की थीम पर बनाया गया है। थीम कौन सी है, मोर की थीम है। जबकि राज्यसभा की जब हम लोग बात करते हैं,
तो राज्यसभा में जो थीम है, राज्यसभा में जो थीम है, वो थीम आप ध्यान रखेंगे वो है कमल। कमल एज इट इज आप ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे, जो कि मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएंगी कि 971 करोड़ की लागत से ये बनाया गया है लगभग, और 384 मेंबर्स राज्यसभा में अभी सीटिंग कैपेसिटी है इसकी। साथ ही साथ लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा में एकोमोडेट करके लगभग 1272 सीट तक इसे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और अभी है 543 में से अभी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, तो 888 सिटिंग कैपेसिटी अभी है, लेकिन इसे बढ़ाकर 1272 तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सभी डेस्क पर आप सभी को पता है कंप्यूटर टच स्क्रीन जैसी कुछ टैबलेट्स मौजूद हैं, यानी डिजिटली रूप से सारा काम होने वाला है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के 3 मेन गेट हैं, ये तीनों गेट के नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो क्या है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, ये 3 प्रमुख गेट हैं, ये भी आप ध्यान रखें। ज्ञान, शक्ति और कर्म। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लोकसभा, जिनको लग रहा हो लोकसभा और राज्यसभा के हॉल फीचर्स किस तरह से हैं, उनको डिजाइन किस बेसिस किस थीम पर किया गया है, तो हॉल को डिजाइन किया गया है राज्यसभा के लोटस थीम पर, यानी कि कमल थीम पर किया गया है डिजाइन, और जबकि लोकसभा की बात करें तो वो है पीकॉक थीम पर उन्हें डिजाइन किया गया है। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट एम्बिशन समिट के बारे में। क्लाइमेट एम्बिशन समिट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लाइमेट एम्बिशन समिट का मतलब है, क्लाइमेट से आप चीजें समझते हैं, एम्बिशन समिट, ये दोनों बातें, ये तीनों शब्दों पर जाएंगे तो आपको मोर और लेस समझ में आ जाएगा। क्लाइमेट जो कि आप देखते हैं मौसम की जब बात हो रही है, एम्बिशन मतलब आने वाले समय पर किस तरह का है, किस तरह से आप फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आपकी। अगर हिंदी में, प्योर हिंदी में बात करें तो एम्बिशन का मतलब क्या होता है कि आप का एम्बिशन किस तरह का, आप कितनी दूर तक फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, इस तरह की कुछ प्रणाली पर यह समिट बनाई गई, और इस समिट में इसका निर्माण किया गया, और इस समिट में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रमुख देश हैं जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, तो आपको ध्यान रखना है चाइना, अमेरिका, अमेरिका और भारत, ये 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे बताऊं क्लाइमेट को सबसे ज्यादा अगर कोई देश प्रभावित करते हैं तो यही तीनों देश हैं। लगभग 42% क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले, यानी मौसम को, हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करने वाले जो देश हैं किसी भी रूप में, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से हो या किसी पॉल्यूशन के माध्यम से हो, वो है वो परेशान करने वाले देश यही हैं, चाइना, अमेरिका और भारत सबसे ज्यादा तौर पर। और इन्हीं देशों ने इस पर्टिकुलर एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है किन देशों ने, इनमें से किन देशों ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आप ध्यान रखेंगे चाइना, अमेरिका और भारत। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके पर्पज की हम लोग बात करें तो इसके पर्पज यानी कि इसकी क्या थीम है, तो इसकी थीम के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन नेताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था जिनके पास जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और पेरिस समझौते में उल्लेखित ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए विश्व स्तरीय कार्यनीतियां और योजनाएं बनाने के लिए पर्टिकुलरली नेताओं को आमंत्रित किया गया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 42%, सामूहिक रूप से 42% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कौन से देश हैं, प्रमुख देश हैं, वो है चीन, अमेरिका और भारत, और इन्हीं कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एम्बिशन है, ये एम्बिशन है ये उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन करेंगे, वो कार्बन का नेट जीरो एमिशन कर पहुंचा सकेंगे 2070 तक। ये कमिटमेंट किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें से मोर और लेस जानने जैसा क्या है, सिर्फ जानने जैसा आप ये है कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो है चाइना, यूनाइटेड स्टेट और इंडिया। जबकि इनका ग्लोबली रूप से ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज्यादा इमिट करने वाले ये प्रमुख देश हैं, लगभग 42% इमिट करते हैं ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को, और इन्होंने ही क्लाइमेट एम्बिशन समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व
बनने वाला है वो है नौरादेही वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज को मर्ज करके। एज इट इज आप सभी को ये वाली बातें पता है जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने प्रीवियसली जब एमपीपीएससी का एग्जाम था उसके पहले भी ये न्यूज चर्चा में रही और इसके बाद एक बार फिर से ये चर्चा में आई। 7वां मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज को मर्ज करके एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके लोकेशन की, तो इसका लोकेशन की बात करें तो ये सागर जिले, दमोह और नरसिंहपुर जिले में ये फैला हुआ है। नरसिंहपुर, इन प्रमुख जिलों में ये फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकेशन के बारे में, तो लोकेशन के बारे में आप बताएंगे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिन्हें बात दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किन शहर में है? तो आप ध्यान रखेंगे सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिला में ये फैला हुआ है। लगभग कितने स्क्वायर किलोमीटर पर? तो 2339 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो आप सभी को पता है क्योंकि ये 7वां बनने वाला है, तो टोटल 6 ऑलरेडी उपलब्ध हैं, 6 टाइगर रिजर्व उपलब्ध हैं। अगर हम लोग उन सभी का नाम एक बार रिवाइज कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो जिनमें से सबसे पहला नाम आप ध्यान रखेंगे, वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क। सेकंड, अगर हम लोग बात करें तो सेकंड नेशनल पार्क आप ध्यान रखेंगे वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। इसके अलावा थर्ड जो है टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? तो थर्ड टाइगर रिजर्व आप ध्यान रखेंगे सतपुड़ा। फोर्थ आप ध्यान रखेंगे पेंच। फिफ्थ ध्यान रखेंगे आप पन्ना। अगर आपको ये पूरा टाइगर रिजर्व पर एक लेक्चर देखना है तो मध्य प्रदेश की जो प्लेलिस्ट में आपको मध्य प्रदेश जीके की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर हमने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है और बहुत सारे फैक्ट्स मध्य प्रदेश के रिलेटेड बहुत सारे बताए फैक्ट्स मैंने आपको। वहां से आप चीजों को देख सकते हैं, बहुत डिटेल में वहां पे हमने डिस्कस किया है। पन्ना। और छठवां आप ध्यान रखेंगे संजय डुबरी, जो कि कहाँ स्थित है? सीधी में स्थित है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए, अगर हम लोग बात करें, टाइगर्स की बात हो रही है क्योंकि टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। लगभग कितनी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में? तो अगर हम आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 785 हाईएस्ट नंबर है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा टाइगर्स कहाँ मौजूद है? मध्य प्रदेश में मौजूद है। अगर सेकंड रैंक की बात करें तो आप सभी को पता है कर्नाटका कर्नाटका में लगभग 563 टाइगर मौजूद हैं। और मैंने थर्ड बताया था आपको उत्तराखंड। ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड, यहाँ पर लगभग 560 टाइगर पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। आप देख रहे हैं 563 और 785, लगभग बहुत बड़ा गैप है। इस वजह से ध्यान रखना है। तो टाइगर हब बन गया है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे जो कि ध्यान आता है वो ये है कि इस पर्टिकुलर फोर्ट में, यहाँ पर एक फोर्ट मौजूद है इस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में। कौन सा टाइगर रिजर्व है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि नया कहलाएगा। वहां पर आपको एक फोर्ट देखने को मिलेगा, वो है सिंगोरगढ़ फोर्ट। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, सिंगोरगढ़ किला, सिंगोरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो इस वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और आप याद रख पाएंगे सारी चीजें एज इट इज। वो सारी चीजें यहाँ पर भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं। चल, तो अगर हम लोग थोड़ा सा मैप पर नजर डालें तो अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, तो हम लोग मैप को थोड़ा सा देख पाए तो ये है आपका दुर्गावती टाइगर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादही। इन दोनों को ही मर्ज करके एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर कुछ टाइगर रिजर्व की बात करें तो सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, आप इनके बारे में आपको पता ही है। पन्ना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से तो आप ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 19th एडिशन है, हुआ है रिसेंटली, होने वाला है अलास्का में युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। आप ध्यान रखेंगे, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किन दो देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है? तो आप बताएंगे इंडिया और अमेरिका के बीच की ये दो मिलिट्री एक्सरसाइज।
एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो इसका कौन सा एडिशन होने वाला है, तो 19th एडिशन होने वाला है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष ये आयोजित की जाती है। वेन्यू अलग होते हैं, लेकिन आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इस साल कहाँ होने वाली है, तो अलास्का में होने वाली है, अलास्का में होने वाली है। एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज हैं, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी रखें। तो वो हैं प्रमुख, जैसे वज्र प्रहार, मालाबार और कोप इंडिया और रेड फ्लैग जैसी कुछ एक्सरसाइजेस शामिल हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप याद रख पाएंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज वो ये है कि युद्ध अभ्यास में जो इंडियन साइड है, इंडियन साइड की जो आर्मी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम रखा गया है मराठा लाइट इन्फेंट्री, मराठा लाइट बटालियन, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, इसका नाम रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये प्रमुख भी चीजें आप ध्यान रखेंगे, वज्र प्रहार, मालाबार, ओप इंडिया और रेड फ्लैग। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है विश्व विश्वनाथ घाट जो कि असम में स्थित है, उसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। क्या नाम है, विश्वनाथ घाट। नहीं याद होगा क्या, याद हो जाएगा, विश्वनाथ घाट, जो कि क्या बन गया है, जो कि कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, असम में स्थित है। इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज का मतलब क्या है, इसे यहाँ पर सबसे ज्यादा, ऐसा गांव जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया है ना, इस वजह से इसे ये खिताब दिया गया है। और ये उस तरह से बनाया भी गया है, इस वजह से इसे ये खिताब दिया गया। इसके अलावा आप सभी को पता होगा एशियन गेम्स के बारे में। एशियन गेम्स जो कि चाइना में आयोजित किए जा रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, तो चाइना में आयोजित हो रहे हैं, जिसमें रुद्रांश पाटिल, दिव्यांग पनवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर साहब, क्या आपको इनका नाम याद आता है कहीं से, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने फिर से कौन सा मेडल लाया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं लगातार खेल को एनालाइज कर रहा हूँ पिछले एक साल से, और मुझे दो प्लेयर का नाम पता नहीं क्यों नहीं भूलता। एक प्लेयर आप सभी को पता है, नीरज चोपड़ा साहब, नीरज चोपड़ा साहब जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बना रहे हैं, जेवलिन थ्रोवर है ये, यानी कि भाला फेंकते हैं, प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, और मुझे ये नहीं समझ में आता इन पर प्रश्न क्यों नहीं बन रहा है, बनना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है ये बंदा लिटरली जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और कौन सा खेल है, तो शूटिंग में लिटरली हर बार गोल्ड ला रहा है ये बंदा। मैंने जब से इन्हें ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, लगभग पिछले एक साल में जितने भी अगर हम लोग बात करें ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया, हासिल किया। और एक बार फिर से एशियन गेम्स में भी भारत का नाम रोशन किया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्हें फिर से गोल्ड मेडल मिला है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने इतिहास रचा और उन्हें भी गोल्ड मेडल मिला है, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इंडियन वुमेन 10 मीटर एयर राइफल टीम ने, जिसमें शामिल है मेहुली घोष, रमिता और आशी चौक से, इन्हें सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, और इंडियन क्रिकेटर्स में बात हो रही है वुमेन की बात है ना, वुमेन की बात करिए, वुमेन क्रिकेटर्स की बात हो रही है, वुमेन क्रिकेटर्स को एशियन गेम्स में कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। एज इट इज ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे ये इवेंट कंप्लीट होगा, हम बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजों को कवर अप कर पाएंगे, एशियन गेम्स को पूरी तरह से। भारतीय क्रिकेटरों ने एक इतिहास और रचा, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई। तो ओडीआई में, यानी वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बनी है, वो है इंडियन वुमेन टीम। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट एम्बिशन समिट, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या ऑल ऑफ द वेब। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, इसके अलावा second question, the defense ministry has cleared the proposal of buying a regiment of Pralay tactical ballistic missile for Indian army. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मिसाइल। एक नई मिसाइल बनाई गई है जिसका नाम क्या है, प्रलय। हालांकि ये प्रश्न नहीं कराया, ये मुझे कराना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं खुद ही दे देता हूं। तो इसका जवाब है प्रलय नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे किसने बनाई है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे डेवलप्ड बाय
डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, इसके अलावा इसका सही जवाब क्या है, इसकी रेंज कितनी है, तो 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, पहला प्रश्न मैंने आपको दे दिया, सेकंड प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और आप बताएंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम। दोनों बातें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे, और जिससे आपका रिवीजन भी कंटिन्यूसली हो पाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग अब जितने भी लेक्चर करने करने वाले हैं मध्य प्रदेश के, या फिर बात करें करंट अफेयर्स के, तो वहां पर मैं मध्य प्रदेश रिलेटेड कुछ और स्टैटिक फैक्ट्स ऐड करने की कोशिश जरूर करूंगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ करंट का फैक्ट बताया, टाइगर्स पॉपुलेशन, वो टाइगर पॉपुलेशन आपको रट जानी चाहिए, 785 टाइगर पॉपुलेशन है ना। तो ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। जो उम्मीद है कि आपको पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप किसी तरह की समस्या है, या अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर आपको सर्च करना होगा स्टडी आपके साथ, वहां पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अपने फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।